सबसे पहले तो जरा विप्रो की चर्चा कर ली जाए। मयूरेश आपके पास भी आऊंगा और सचिन जरा अरे यार सचिन ही डिस्कनेक्ट हो गए, तो इस पे फिर गाबा सर आपके पास आऊंगा। विप्रो जरा स्टडी करके रखिएगा। हर्षदा आप डिटेल में समझें क्या अपडेट्स हैं। कंपनी के जो सीईओ हैं थियरी डेलापोर्ट, जिनकी नियुक्ति 2020 जुलाई में हुई थी, उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया है। अब ये आज की बड़ी खबर है। अब थियरी डेलापोर्ट के बदले यहाँ पर दरअसल श्रीनी पालिया को नियुक्त किया जाएगा सीईओ और एमडी के तौर पर। श्रीनी पालिया कंपनी के साथ 1992 से जुड़े हुए हैं, एक ओल्ड हैंड है। इस समय अमेरिका के कारोबार को ये संभालते हैं। इससे पहले ये विप्रो का कंज्यूमर बिजनेस यूनिट, बिजनेस एप्लीकेशन सर्विसेज के भी ग्लोबल हेड रहे हैं, यानी कि एक ओल्ड हैंड है। और 2016 के बाद दरअसल आप देखेंगे कि एक इनसाइडर को ये पद दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये पिछले 12 सालों में विप्रो की हिस्ट्री में ये तीसरा एमडी सीईओ है जो दरअसल चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जिस पर आपकी नज़रें रहेंगी। एक तो वो ट्रांजिशन में श्रीनी पालिया क्या भारत में आके काम करेंगे या फिर यूएस में ही रहेंगे। इस समय ये न्यू जर्सी से ऑपरेशन संभालते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो श्रीनी पालिया के लिए जहन में रखनी है कि कैसे ये ग्रोथ को ट्रैजेक्टरी पर लाएंगे। ध्यान रखिएगा, पिछले 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से कंपनी नेगेटिव कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है। थर्ड क्वार्टर में -1.7% थी, उससे पहले -2%, -2.8%, -0.6% कंपनी ने दिखाई है। तो वो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के लिए किस तरह से बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करेंगे उस पर ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपने एक चीज गौर की होगी कि मार्च 23 ऑनवर्ड्स कई सारे दिग्गज एग्जिट्स हुए हैं, की लेवल एग्जिट्स हुए हैं, जिसमें कंपनी के सीएफओ ने इस्तीफा दिया, यहाँ पर इंडिया कंट्री हेड ने इस्तीफा दिया, मैन्युफैक्चरिंग हाईटेक हेड ने इस्तीफा दिया। तो ये जो सीनियर लेवल एग्जिट्स हो रहे हैं, क्या इस नियुक्ति के बाद उस पर किसी तरह का विराम लगेगा या नहीं, ये 2-3 चैलेंजेस हैं जो क्लियरली श्रीनी पालिया के सर पर रहेंगी। ब्रोकरेजेस इस समय थोड़े से टेंटेटिव हैं। जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा सब ने अंडर परफॉर्मर, अंडरवेट या फिर रिड्यूस की रेटिंग दी है। उनका लगता है कि जो भी अगर श्रीनी का एक बड़ा प्लान है कंपनी को ओवरऑल रिस्ट्रक्चर करने का, रिवाइव करने का, वो इमीडिएटली नहीं आएगा, 1 से 2 क्वार्टर्स उसमें लगेंगे। इसीलिए उसमें कोई व्यू इस समय बदल नहीं रहा है। हाँ, एग्जीक्यूशन को लेकर तो दिक्कतें हैं। कितने साल हो गए अपने पियर्स के बराबर आउट परफॉर्म तो दूर की बात है, उनके साथ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अंडर परफॉर्म करे ही चले जा रहा है। सीक्वेंशली बहुत ठंडी परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन इश्यूज हैं। अब नए सीईओ, नई स्ट्रैटेजी, तो हम और आप अगर विप्रो के टर्न अराउंड की होप्स लेके बैठे थे तो बट ऑब्वियस से अगर होना भी है तो टल गया है। मयूरेश क्या करें विप्रो में भाई, आप लोग क्या कर रहे हो? नहीं, हम साइडलाइंस पे है, न्यूट्रल कॉल है, क्योंकि जो ईपीएसआरएस रेटिंग्स है काफी वीक है। और जैसे आप राइटफुली कह रहे थे, आई थिंक जो आईटी सर्विसेज रेवेन्यू है दैट इज लैगिंग बिहाइंड इट्स कॉम्पिटिटर्स। यानी अगर आप टियर 1 कंपटीशन देखें विप्रो की, तो कई तिमाहियों तक दे हैव बीन लैगिंग दैट। जो एबिट मार्जिन का गाइडेंस भी है 17-17.5% के आसपास, वो कंसिस्टेंटली अचीव होने की जो एक हम उम्मीद लगाए बैठे हैं और अचीव होके आई थिंक कंसिस्टेंटली मेंटेन करे, वो हो ही नहीं रहा है। अच्छा, दूसरी बात आप ये भी देखें कि अगर आप कंसिस्टेंटली देखें जो एक एग्जिट्स हो रहे हैं सीनियर लेवल पे, दैट डज नॉट गिव कॉन्फिडेंस एट ऑल। तो जो स्ट्रैटेजीज बनती है विप्रो की रिफ्रेश होके कि हम आईटी सर्विसेज में ऐसा करेंगे, अदर सेगमेंट्स में ऐसा करेंगे, दैट प्रोबेबली डज नॉट हैपन एंड समवेयर आई थिंक दे फॉल ऑफ द ब्लॉक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक अगर आप वैल्यूएशंस भी देखते हैं, अगर मैं 25 का भी ईपीएस लूं फॉर FY25, इट्स ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट अराउंड 21 टाइम्स, जो चीप नहीं है फॉर एन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक वेयर एग्जीक्यूशन इज नॉट हैपनिंग। तो मुझे लगता है हमारा एक न्यूट्रल व्यू है ये स्टॉक। गाबा सर, ये जो हवाई जहाज है ना, इसको नाना प्रकार के पायलट उड़ाने की कोशिश कर चुके हैं। डोमेस्टिक सीईओ, फिर 2 को पायलट्स बने थे, फिर विदेशी पायलट बना, देसी पायलट बना, को उड़ा ही नहीं पा रहा है। विप्रो चार्ट पे कैसा लग रहा है? देखिए, घर पे फैमिली में एक ही हेड होता है, ये जरूरी है। वैसे फ्लाइंग में भी एक ही होना चाहिए, एक सपोर्ट के लिए ठीक। विप्रो का जो चार्ट है ट्रेड कर रहा है 485 और 500 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, वो पार करना बहुत जरूरी है अगर आपको मिलना है तो। अगर स्लाइड पॉसिबल है, क्योंकि करीब 6 हफ्ते से हम स्लाइड देख रहे हैं, ये जो लास्ट वीक देखा हमने, एक पॉज है डाउन मूव, पॉसिबल है कि और एक स्लाइड संभावना है।
अगर ऐसा कुछ होता है तो एक लो लेवल में सपोर्ट है वो 440 के आसपास है, वहां पर अगर जाता है तो वहां पर एक सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल स्ट्रक्चरली वीक नजर आता है, स्ट्रेंथ मिलेगी अगर 500 के ऊपर मिलता है तो, वरना छोड़ देना चाहिए। विप्रो को लेट स्टेबलाइज, उसके बाद देखेंगे। ओके, ये यार देखते हैं आज का रिएक्शन, देखते हैं कैसा आने वाला है स्टॉक का। ब्रोकरेजेस के जितने भी टारगेट हजरत ने दिखाए, फ्राइडे की क्लोज से नीचे के ही सारे टारगेट दिखेंगे आपको। अरे गावा सर, आज 1 बजे का शेड्यूलिंग कैसी है? चाचा भतीजे निफ्टी करें? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बहुत डिमांड है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हैं, इसीलिए मैंने डन। आज 1 बजे गावा सर के साथ चाचा भतीजा और निफ्टी आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अगला स्टॉक क्वार्टर 4 अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं और उसमें टाटा स्टील। मानस, चार्ट रेडी रखना, आपके पास आऊंगा। हर्षदा, क्या अपडेट्स? यहाँ पर इंडिया प्रोडक्शन और साथ ही साथ अगर आप देखें डिलीवरी में इजाफा देखने को मिला है। टाटा स्टील के केस में इंडिया प्रोडक्शन करीब 4.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इंडिया डिलीवरीज करीब 5% बढ़कर आई हैं। FY24 के लिहाज से भी अगर आप गौर करेंगे तो इंडिया वॉल्यूम में करीब 4.4% का इजाफा और डिलीवरी 5.6% बढ़ती हुई दिखाई दी है। कंपनी ये भी शेयर कर रही है ईयर ऑन ईयर 4% का एनुअल स्टील प्रोडक्शन बढ़कर आया है, जो हाईएस्ट एवर है कंपनी के लिए। ये है टाटा स्टील के अपडेट। बढ़िया चला है, मेटल्स अच्छे चले। टाटा स्टील भी अगर लंबा चार्ट उठाएंगे तो बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, बढ़िया मूव्स एंजॉय ऑलरेडी कर चुका है। पर अब प्लेसिंग कैसी मानस? और तेजी करने का मन या हो गया? बिल्कुल तेजी करने का मन है, क्योंकि 2021 के हाईज के ऊपर अब स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 154 के स्टॉप लॉस से आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके टारगेट 185 के आसपास के होंगे, जो शायद 3 से 4 मंथ का समय लग सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और केवल आज के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, तो अगर 164 के ऊपर अगर आज स्टॉक ट्रेड होने लगे तो खरीदारी करिए 162 के स्टॉप लॉस से 168 168 रुपए के टारगेट के लिए खरीदना है भाई साहब। मोमेंटम इंटैक्ट है टाटा स्टील का। वैसे Q4 का अपडेट भी बढ़िया आया है, तो जस्टिफाई हो रहा हर तरफ से, तेजी और तूल पकड़ सकती है इस काउंटर की। अगले, ये तो टाटा स्टील का अपडेट था। इसके अलावा टाइटन और गोदरेज कंज्यूमर के अपडेट्स आए। सतपुते साहब, टाइटन तो आपने खैर आज टॉप कॉल के तौर पे वैसे ही मेंशन कर रखा है, गोदरेज कंज्यूमर का भी चार्ट टटोल के रखिएगा। हर्षदा, कैसे अपडेट्स दोनों के? टाइटन के केस में रेवेन्यू ग्रोथ करीब 17.5% के आसपास आई है ईयर ऑन ईयर। ज्वेलरी बिजनेस 18% बढ़ा है। वॉचेस वेरेबल में भी ग्रोथ है। आई वेयर बिजनेस वो ग्रो नहीं कर पाया है, 1% तक की गिरावट वहां पर है। इमर्जिंग बिजनेस हाउएवर 24% बढ़ता हुआ और कंपनी का कैरेट लेन यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 30% तक की ग्रोथ दर्ज कर चुका है। टोटल इनके नेटवर्क में अब 3035 स्टोर्स जुड़ गए हैं। ब्रोकरेजेस इसको लेकर एंथूज्ड हैं, पॉजिटिव व्यू आया है। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें गोदरेज कंज्यूमर के केस में यहां पर कंपनी ने कहा है कि ऑपरेटिंग कंडीशंस भारत में अभी भी नर्म है और शायद आने वाले समय में नर्म रहेंगी। इंडिया ऑर्गेनिक बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में आएगा। डिमांड हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स की काफ़ी नरम रही है। इनकी डिलीवरी अगर आप देखें कैटेगोरिकली सीजनल तौर पर पार्क एवेन्यू और कामासूत्र के ब्रांड्स इनलाइन परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी कहती है अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट्स में बरकरार रहेगी। इंडोनेशिया का जो बिजनेस है वो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दोनों डिलीवर करेगा। हालांकि जो इनका गोदरेज का अफ्रीका, यूएसए और मिडल ईस्ट का बिजनेस है वहां पर सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी। नायरा की डिवैल्यूएशन से कुछ थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये इनफैक्ट वो अपडेट आया है गोदरेज की तरफ से। कंसोलिडेट कर रहा है अच्छे मूव्स के बाद ये स्टॉक, लार्जली है तो दायरे पे। सतपुते साहब का जो टाइटन का प्रेफर्ड पिक था उस दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे, तो उस पे जाने की जरूरत है नहीं, वो तो टेक्निकली बहुत साउंड लग रहा है। आज टॉप कॉल के तौर पे उन्होंने मेंशन कर रखा है, खरीद लीजिए। दूसरा गोदरेज कंज्यूमर का अपडेट, सतपुते साहब चार्ट्स पे कैसा प्लेस नजर आ रहा है? आशीष जी, देखिए मुझे लगता है कि एक बेहतरीन चार्ट है, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट भी देखें तो पिछले हफ्ते इसमें एक करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और करेक्शन के बाद बॉटम पे हैमर लगा है विद द राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। दैट शोज कि ये जो करेक्शन है ये खत्म हो चुका है और यहाँ से एक रैली मिलनी चाहिए। रही बात लेवल्स की, तो 1220 आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 1220 के ऊपर अगर ये खुलता है तो इट्स अ क्लियर कट बाय। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 1260 से लेकर 1280। तो 1220 के ऊपर बाय करें,
20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, यानी 1200 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है आज के लिए इस काउंटर पे भी नजर होनी चाहिए। हाँ, काउंटर पे नजर होनी चाहिए भाई। अच्छा, कुछ और Q4 के अपडेट्स हाईलाइट करता हूं। अभी तक अपन ने टाटा स्टील, टाइटन और गोदरेज कंज्यूमर की बात करी। रचना जी, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आप प्लीज इनमें से कोई अगर दिख रहा हो, या फिर इवन चोलमंडलम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, आपकी मर्जी, देख के रखिएगा भाई। अपडेट्स आए सबके। बैंक ऑफ बड़ौदा का Q4 अपडेट कहता है ग्लोबल बिजनेस क्यू ऑन क्यू 5.3% का जंप, ग्लोबल डिपॉजिट्स में क्यू ऑन क्यू 6.5% का इजाफा। दूसरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कुल कारोबार क्यू ऑन क्यू 2.8% बढ़ा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से म्यूटेड, उसका था 5.3, इनका है 2.8। कुल एडवांसेस 1% बढ़े, ये बैंक ऑफ बड़ौदा इसके पर्सपेक्टिव में ज्यादा बेहतर लग रहा है। टोटल डिपॉजिट्स में 4.25% का उछाल, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्लोबल डिपॉजिट बढ़े थे 6.5%। तो अपडेट्स अगर मैच करने, कंपेयर करने, तो बीओबी शायद बेहतर दिख रहा है। चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के Q4 के डिसबर्समेंट्स 17% साल दर साल बढ़े, पूरे साल के डिसबर्समेंट में 33% का जंप है। तो पूरे साल को देखूं तो क्वार्टरली इस बार का रन रेट थोड़ा सा थका नजर आएगा। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है Q4 में 130% पे पहुंचती हुई, अच्छा अपडेट ये वाला। तो फिर एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। लास्ट हफ्ते भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक आए थे, बेस छोटा होता है उनका, लेकिन कई सारे आंकड़े इंटरेस्टिंग थे। इस बार उत्कर्ष के देखिए, क्यू ऑन क्यू देख रहा हूं, ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 11.5% का जंप, टोटल डिपॉजिट 15.5% का जंप, कासा डिपॉजिट्स ऑलमोस्ट 19% का जंप, कलेक्शन एफिशिएंसी 97.6% Q4 में, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 165% पे। अपडेट इंटरेस्टिंग सा, ये फाइनेंशियल से लार्जली। एक इसमें अदानी विल्मर और जोड़ देता हूं, बहुत सारी डिटेल दी इन्होंने, एडिबल ऑयल का, फूड का, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर नेट नेट ये स्टैंड अलोन वॉल्यूम ग्रोथ 4% बढ़ी, पर वैल्यू ग्रोथ 4% गिरी। तो माल बेच दिया होगा, भाव रिड्यूस करके बेचें, ये ध्यान रखिएगा। जब नंबर आएंगे तो अलग अलग स्थिति बनेगी। ये सारे अपडेट जो काम के थे Q4 के। अब इनमें से बैंक्स वगैरह में कोई रेडार पे, रचना जी चार्ट टटोले क्या आपने? जी, मैंने चार्ट्स देखे और मेरा ये मानना है कि एज फार एज कंपैरिजन इज कंसर्न, बीओबी और यूनियन बैंक की अगर कंपैरिजन करेंगे तो यूनियन बैंक जो है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। और यूनियन बैंक के चार्ट पे यहाँ पे प्लेसमेंट इस तरीके की है कि यहाँ पे अपमूव ऑलरेडी है भी और काफी टाइम से है, और एक माइनर जो हमें कंसोलिडेशन मिलना चाहिए वो भी हमें मिला है, एक सेफ एंट्री के लिए जो चाहिए हमें, और कंटिन्यूटी के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। अगर ये काउंटर 158 अभी 160 पे है, 158 को होल्ड कर लेगा तो अपसाइड पे ये बहुत जल्दी 165 और उसके बाद 168 की तरफ जाते हुए हमें कुछ दिनों के अंदर दिखाई देगा। तो 5 to 8 रुपीस का यहाँ पे अपसाइड है और 2 रुपीस का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के कुछ दिनों के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। बीओबी खराब नहीं है, बट कंपैरेटिवली यूनियन बैंक मुझे ज्यादा बेहतर लगा। और जहां तक चोला फाइनेंस की बात कर रहे हैं ना, होल्डिंग की नहीं कर रहे, राइट? हाँ, चोला इन्वेस्टमेंट 12-17। यस, तो चोला फाइनेंस की जहां तक बात है, यहाँ पे चार्ट के हिसाब से काफी बढ़िया सेटअप है और ये क्वाइट क्लोज है, 200 पीरियड एवरेज के नजदीक है डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूटी के चांसेस बनते हैं, स्पेशली अगर ओवरऑल मार्केट विद स्पेशली उसके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर अगर अच्छा करता रहेगा तो यहाँ पे भी मूवमेंट आनी चाहिए। यहाँ पे एसएल होना चाहिए आपका करीब करीब 1205 पे, और ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे 1245 तक के नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एक ब्रोकरेज 1200 का स्टॉक है, एक कहती है 1000, एक कहती है 1400, 200 ऊपर नीचे के लक्ष्य भाई। देखिए जेफरीज और नमूरा के, देखते हैं आज का बिहेवियर कैसा रहता है। बंधन बैंक, सचिन जरा चार्ट। सचिन कह रहे थे इसीलिए नहीं डालता हूं क्योंकि आजकल ज्यादा नहीं, 40 किलोमीटर रोज की साइकिल चलाता हूं बस। ठीक है, मतलब मैसेज में लिखा हुआ है 40 किलोमीटर रोज चलाते हैं, मतलब ज्यादा नहीं करता हूं, इसीलिए आजकल हाईलाइट नहीं करता उस बात को।
बंधन बैंक, सचिन देखिए, चंद्रशेखर घोष साहब ने बतौर एमडी और सीईओ पद से रिटायर होने का फैसला लिया है, 9 जुलाई से इफेक्टिव। तो जेफरीज की रिपोर्ट आती है, डाउनग्रेड कर देते हैं, अंडर परफॉर्म 170 का टारगेट। सरप्राइज मूव है, बैंक के फाउंडर सीईओ रिजाइन कर रहे हैं। बोर्ड ने 3 साल का रीअपॉइंटमेंट मंजूर करा था। एप्लीकेशन आरबीआई अप्रूवल के लिए अवेटेड थी। रेगुलेटर क्लैरिफाई नहीं करते इन एस्पेक्ट्स पर मैनेजमेंट के हिसाब से कोई वर्ड नहीं था आरबीआई की तरफ से। अब स्मूथ सक्सेशन की है, ज्यादातर सीनियर मैनेजमेंट नया है, अनसर्टेनिटी के चलते शायद स्लोअर ग्रोथ और हायर क्रेडिट कॉस्ट हो, ये सब कंसर्न्स हाईलाइट करते हुए जेफरीज का वो डाउनग्रेड आया है। खैर, रैंक अंडर परफॉर्मर बना ही हुआ है। सचिन, पिछले कुछ दिनों में बेस से हमने अच्छा पकड़ा था, मानस के साथ कुछ रिकवरी के ट्रेड्स प्ले आउट हुए थे, लेकिन है कैसा आप इस समय पोजीशन? आशीष जी, क्लियरली मेजर ट्रेंड तो अभी भी यहाँ पर वीक ही है। इनफैक्ट वीकली और मंथली स्केल पे तो काफी बड़े ब्रेकडाउन हुए हैं। एंड वो ब्रेकडाउन होने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर जो पुल बैक थे वो भी मैच्योर होने के बाद मुझे लग रहा है वापस मेन ट्रेंड में मर्ज होने चाहिए। तो क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है, बेरिश ट्रेंड है। एंड जिस तरीके से 200-210 के आसपास का क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है यहाँ पर सस्टेन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो मेजर ट्रेंड अभी भी डिपिक्ट कर रही है कि लगभग अराउंड 170 या फिर लोअर देन दैट के प्राइस भी नजर आ सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अपनी लॉन्ग पोजीशंस रिटेन नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा पुल बैक मिला है, वो पुल बैक पे एग्जिट करने की सलाह होगी। मेजर ट्रेंड काफी वीक है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक 210-220 के ऊपर जल्दी रिकवर होगा। एंड जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लग रहा है 170 या फिर लोअर के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो क्लियरली एक सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। एंड यहाँ पर 215 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉट्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आगे मूव करूंगा। सतपुते साहब, अगले 2 स्टॉक्स जरा यूनाइटेड बेवरीज और नेस्ले इंडिया आप चटोल के रखिएगा। यूनाइटेड बेवरीज में जीएसटी का नोटिस आया डिपार्टमेंट का महाराष्ट्र से, 263 करोड़ रुपीस का FY20 के असेसमेंट ईयर पे पेनल्टी इंपोज करी। नेस्ले इंडिया अपनी जो रॉयल्टी पेमेंट्स करता है लाइसेंसर को, पेरेंट को, वो बढ़ाने की तैयारी। अप्रूवल आया है बोर्ड की तरफ से, हर साल 15 बेसिस पॉइंट रॉयल्टी अगले 5 सालों के लिए बढ़ाएंगे, यानी कि 5 सालों में 75 बेसिस पॉइंट रॉयल्टी बढ़ेगी। अभी खड़ी है 4.5 पे, पहुंच जाएगी 5.25% पे, और उसके बाद 5 साल बाद रिविजिट करा जाएगा। खबर तो खराब है, दोनों ही खबर खराब है। सतपुते साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? कोई ट्रेड वेड किसी एक में तो बताइए। आशीष जी, देखिए चार्ट अगर देखें तो मुझे लगता है यूबीएल का चार्ट थोड़ा 1 नॉच बेटर है। द रीजन क्योंकि यूबीएल में एक ब्रेकआउट हुआ था और वो ब्रेकआउट है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन का, जिसकी नेकलाइन करीबन 1740 के आसपास है। 1815 पे खड़ा है, मुझे लगता है 1820 का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। तो प्रोबेबली 1820 लोअर हायर साइड पे और 1840-1850 ऑन द लोअर साइड पे। तो अगर ये खुलता है नीचे 1840-1850 के जोन में, तो मुझे लगता है कि यूबीएल में एक बाय बनेगा, जहां पे टारगेट इनिशियली 1820 का होगा। 1820 लेवल निकल जाए तो फिर मुझे लगता है ये 1900 के पार चला जाएगा पोजिशनली। लेकिन नेस्ले की अगर बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर वैसे अगर इसका देखें तो स्ट्रक्चर वीक ही है। ऊपर से सप्लाई दिखता है 2620, 2650 और कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार के लिए 2460 से लेके 2400 तक फिसल सकता है। तो स्ट्रक्चर अगर वीक है तो नेस्ले का है। लेकिन आशीष जी, एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ूं, नेगेटिव न्यूज पे अगर ये पॉजिटिवली रिएक्ट होता है, क्योंकि खींच लेता है अगर, तो 2640 का लेवल आज रडार पे रखे। अगर इस लेवल को ये सरपास करता है तो यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्विकली बाकी बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। वोडाफोन आइडिया हमने चर्चा कर रखी है। बोर्ड ने, हमें पता था भाई 2075 करोड़ रुपए जुटाएंगे, प्रमोटर एंटिटी को देंगे, ये सब खबरें थी। बस एक ही चीज नहीं पता थी, भाव। वो भाव आया है 14.87 रुपीस, फ्राइडे की क्लोज से 11.5% का प्रीमियम। JSW एनर्जी 5000 करोड़ रुपए का QIP, बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, ये कह रहे हैं 3.2 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, 485 रुपीस का इशू प्राइस है। ये तो 599 पे खड़ा है, यानी कि 19% का CMP पे डिस्काउंट। पर अच्छे प्लेयर्स, मार्की एसेट मैनेजर GQG, ब्लैक रॉक, नोमुरा, वेलिंगटन, UBS, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी वगैरह ने पार्टिसिपेट करा। मेजर गोल्डमैन सैक्स को 27% और नोमुरा इंडिया को 10% कुल QIP का दिया गया।
इंडिया बुल्स रियल एस्टेट फंड रेजिंग के लिए बोर्ड मीट थी, प्रेफरेंशियल इशू के जरिए मंजूरी आ गई। 3,911 करोड़ रुपए शेयर और वारंट्स के थ्रू, 111 रुपए 51 पैसे पे। फ्राइडे की क्लोज से ये भी 18.5% का डिस्काउंट है। यहां पे भी एम्बेसी ग्रुप, बिली फोर्ड, गिफोर्ड, कई सारी एंटिटीज, ब्लैकस्टोन की, क्वांट मनी मैनेजर्स, पूनावाला फाइनेंस, इन सब ने पैसा झोंका है। जी एंटरटेनमेंट, इनका फ्रेश अपडेट ये है कि ये और अपने 15% अपने वर्कफोर्स को रैशनलाइज यानी कि आसान शब्दों में रिड्यूस कर रहे हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर स्पेशल डिविडेंड पे बोर्ड मीट इस फ्राइडे को होनी है। भारतीय एयरटेल रडार पर रखिएगा। भारतीय हेक्साकॉम का फाइनली आईपीओ 30 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, इसी हफ्ते लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। चलिए, बाकी सारी चीजें डिस्कस्ड हैं, मुनाफे की तैयारी समेट ली जा रही है। दस्तक देते